हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ एंड लेयर्स। आज हम पढ़ रहे हैं फिफ्थ टॉपिक फैमिली लॉ सीरीज़ में, जिसमें हम पढ़ेंगे हिंदू मैरिज एक्ट में सेपरेशन को हम पढ़ने वाले हैं 3 सेक्शन के थ्रू, जिसमें एक आएगा जुडिशियल सेपरेशन, ऑल्टरनेट रिलीफ एंड डाइवोर्स। तो आज हम ये 3 टॉपिक को पढ़ने वाले हैं डिटेल में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि डाइवोर्स, ऑल्टरनेट रिलीफ, इन सब का क्या मतलब होता है। तो सेपरेशन बहुत डिफरेंट काइंड का होता है। इट डज नॉट मीन डाइवोर्स ओनली। सेपरेशन का मतलब है अलग होना। आप जुडिशियल सेपरेशन के थ्रू कर सकते हो, आप डाइवोर्स में ऑल्टरनेट रिलीफ या फिर म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ सेपरेशन ले सकते हो। तो जब हम सेपरेशन की बात कर रहे हैं तो हम जुडिशियल सेपरेशन, डाइवोर्स, ऑल्टरनेट रिलीफ, डाइवोर्स में म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स, इन सबको आज कवर करने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन सेक्शन नंबर 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में है। अगर आप फैमिली लॉ में हिंदू लॉ की सीरीज़ को स्टार्टिंग की वीडियो से कंसिडर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने सबसे पहले 5th सेक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने कंडीशंस पढ़ी थी। 6th पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि 6th है ही नहीं। 7th पढ़ा था सेरेमनीज। 8th पढ़ा था रजिस्ट्रेशन। 9 पढ़ा था हमने कॉन्जुगल राइट्स। 10 आज हम पढ़ने वाले हैं। 11 एंड 12 इसकी प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा होगा, वॉइडेबल मैरिजेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन नंबर 10, 13 एंड 13 के सब पार्ट्स जो है। सेक्शन नंबर 10 बोलता है जुडिशियल सेपरेशन के बारे में। कहता है जुडिशियल सेपरेशन एक लीगल रेमेडी है जो कि हिंदू मैरिज एक्ट में गिवन है। ये डिक्री होती है जो कोर्ट पास करता है, जिसमें स्पाउस को कहा जाता है कि आप दोनों अलग अलग रह लीजिए लेकिन आपकी शादी चलेगी। एग्जाम्पल, हस्बैंड को बोलता है कि वाइफ को, आपके पास 2 घर हैं तो वाइफ ए हाउस में रह लेगी, आप बी हाउस में रहिए, लेकिन यू बोथ विल बी कंसिडर्ड एज अ हस्बैंड एंड वाइफ। आप दोनों स्पाउस कंसिडर किए जाएंगे लेकिन आप अलग अलग रह सकते हैं। एक कूलिंग ऑफ पीरियड प्रोवाइड किया जाता है इसमें, जिसमें कहा जाता है कि क्या पता वापस से दोनों का गुस्सा शांत हो जाए या दोनों को जो भी एक दूसरे से इशू है वो रिजॉल्व हो जाए और दोनों वापस से अपनी शादी को वापस से कर लें साथ में। तो इसलिए ये एक कूलिंग ऑफ पीरियड होता है कि आपके गुस्से को, आपकी फ्रस्ट्रेशन को, आपके इश्यूज़ को शांत करने के लिए कहा जाता है कि आप अलग रह लीजिए। इट एक्ट एज अ मिडल स्टेप बिटवीन मैरिज एंड डाइवोर्स। देखिए, आपने शादी करी, आप डाइवोर्स के लिए मूव कर रहे हैं, तो ये एक बीच का स्टेप होता है जहाँ से वापस जाना भी आसान होता है। तो जुडिशियल सेपरेशन आपको या तो डाइवोर्स तक जाने के लिए हेल्प करेगा और कभी कभी वापस से आपकी शादी बचाने में भी हेल्प कर सकता है। ग्राउंड्स आर सेम एज डाइवोर्स अंडर सेक्शन नंबर 13। जुडिशियल सेपरेशन के लिए भी वही रीजंस, वही ज़्यादा आपके इश्यूज होने चाहिए जो आपके डाइवोर्स के लिए है। वो हम नेक्स्ट वाली स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। ग्राउंड्स अवेलेबल फॉर द जुडिशियल सेपरेशन। अभी जस्ट पढ़ के आए हैं कि जुडिशियल सेपरेशन के लिए और डाइवोर्स के लिए ग्राउंड सेम है। तो सेक्शन नंबर 13 बात करता है डाइवोर्स की। तो सेक्शन नंबर 13 में जो जो ग्राउंड्स दिए गए हैं डाइवोर्स के लिए, वही ग्राउंड्स आपके होते हैं जुडिशियल सेपरेशन के लिए। तो सबसे पहला ग्राउंड आता है एडल्ट्री। हम सबको पता है BNS या फिर IPC जो पहले था, इसमें भी आप एडल्ट्री को पनिशेबल ऑफेंस में से हटा दिया गया है, लेकिन तब भी एडल्ट्री एक तरीके का ग्राउंड है फॉर द डाइवोर्स आपके हिंदू मैरिज एक्ट में। तो एडल्ट्री हिंदू मैरिज एक्ट में अभी भी एक ऑफेंस के तरीके से कंसिडर किया जाता है, वेयर एज BNS एंड IPC उसको आप कंसिडर नहीं करते हैं ऑफेंस की तरह। क्रुएलिटी, डेजर्शन जो कि 2 साल का पीरियड का टाइम दिया हुआ है। कन्वर्जन, अगर आपका स्पाउस जो है या आपका पार्टनर जो है वो कन्वर्ट कर जाता है किसी और रिलीजन में। अनसाउंड माइंड, मेंटल डिसऑर्डर, जहाँ पे कोहैबिटेशन अनरीजनेबल होता जा रहा है, कोई भी ऐसा उसको इंसानिटी के अटैक्स बढ़ते हैं जो कि आपकी लाइफ के लिए मुश्किल हो रहा है उसके साथ रहना, या फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आपका फंडामेंटल राइट है कि आप राइट टू लिव योर लाइफ अकॉर्डिंग टू योर रूल्स, तो आप उसकी तरह, हाँ, रीजनेबल कंडीशन इज ऑलवेज देयर, तो आप उसके अकॉर्डिंगली भी, अगर आपको लगता है कि आप किसी पर्सन के साथ नहीं रह पा रहे बिकॉज ऑफ देयर मेंटल इनकैपेबिलिटीज़ या कुछ भी डिसऑर्डर की वजह से, तो आप कोर्ट को जाके अप्रोच कर सकते हैं फॉर द डाइवोर्स या फॉर द जुडिशियल सेपरेशन। लेप्रोसी एक डिसीज थी जिसको 2019 में हटा दिया गया है ग्राउंड्स फॉर द डाइवोर्स में से, ये बोल के कि लेप्रोसी इज़ नाउ क्योरेबल, वो क्योर हो जाती है तो कोई ज़रूरत नहीं है उसको ग्राउंड रखने के लिए डाइवोर्स का।
ऐसी कोई डिसीज जो कम्युनिकेबल फॉर्म में है। रिनाउंस द वर्ल्ड, जो स्पाउस है या पार्टनर है वो सन्यासी बन चुके हैं और उन्होंने बोला कि अब मेरे को सोसाइटी से लेना देना नहीं है, अब मेरे को कोई भी रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करने हैं, मैं भगवान की भक्ति में जा रहा हूँ, मैं संत बन रहा हूँ, साधु बन रहा हूँ। तो उस कंडीशन में जो अदर पार्टनर है वो कोर्ट को अप्रोच करके अपनी आप शादी को ख़त्म कर सकते हैं। नॉट हर्ड ऑफ एज अलाइव फॉर 7 years, फॉर लास्ट 7 years nobody has seen him or her, anybody, nobody has heard anything about them, him or her both। अगर दोनों पार्टनर में से कोई भी एक पार्टनर किसी भी तरीके से 7 साल से किसी को ना दिखाई दिया ना सुनाई दिया, कुछ भी उसकी एक भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसमें टाइम में आप कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट को अप्रोच करके आप बोल सकते हैं कि मुझे ये रिलेशनशिप ख़त्म करना है। तो कोर्ट वन साइडेड होके ये आपको डिसीजन दे देगा। एडिशनल ग्राउंड है 13 सब क्लॉज 2 के अंदर कुछ ग्राउंड्स एक्स्ट्रा दिए हुए हैं जो कि आपके वुमेन के लिए होते हैं, वाइफ के लिए होते हैं। तो ये ऊपर वाले बोथ के लिए हैं, वाइफ प्लस हस्बैंड, ये दोनों को मिलते हैं, और ये नीचे वाले सिर्फ वाइफ को मिलते हैं। हस्बैंड ऑलरेडी मैरिड बिफोर द HMA एक्ट, दैट मीन्स कि उसकी पहले से क्या कहते हैं बाईगैमी है, तो बाईगैमी इज पनिशेबल ऑफेंस। तो फिर यहाँ पे वाइफ है वो डायरेक्टली कोर्ट को अप्रोच कर सकती है कि अरे इसने तो पहले से शादी की हुई है। हस्बैंड गिल्टी ऑफ रेप, अगर आपका हस्बैंड है जो वो उसने कुछ ऐसा ऑफेंस किया हुआ है जो कि रेप है या फिर कुछ भी ऐसे हीनियस वाली चीज़ें हैं, ठीक है, उस चीज़ में आप कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। हस्बैंड ऑर्डर टू पे मेंटेनेंस बट नो कोहैबिटेशन फॉर 1 year, ठीक है, मेंटेनेंस की बात की हुई थी, कोहैबिटेट नहीं हुआ है 1 year से, तो आप डाइवोर्स के लिए अप्रोच कर सकते हैं। गर्ल मैरिड बिफोर 15 years, 15 to 18 के बीच में जब वो चाहे वो उस शादी को कैंसिल आउट कर सकती है। तो ये ग्राउंड्स अवेलेबल है फॉर जुडिशियल सेपरेशन जो कि डाइवोर्स के सेक्शन में गिवन है। जुडिशियल सेपरेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है? पार्टीज जो होती हैं वो कोहैबिट करने के लिए, साथ में रहने के लिए, एक हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए ऑब्लाइज नहीं होती हैं। मैरिज बॉन्ड कंटिन्यू रहता है क्योंकि मैंने अभी बताया जुडिशियल सेपरेशन के अंदर आप अलग अलग घर में रहते हैं लेकिन आप कहलाते एज ए हस्बैंड एंड वाइफ ही हैं। आपकी शादी ख़त्म नहीं हुई है, बस आपने अलग रहना स्टार्ट कर दिया है, तो मैरिज बॉन्ड कंटिन्यू रहता है। नीदर पार्टी कैन रीमैरी, ऑब्वियसली अगर आप रीमैरी करते हैं तो क्या बन जाएगा, बाईगैमी बन जाएगा, पनिशेबल ऑफेंस आ जाएगा। इफ़ दे रिज्यूम कोहैबिटेशन द डिक्री इज कैंसल्ड, अगर उनको फॉर एग्जांपल ए हाउस में वाइफ रह रही है, बी हाउस में हस्बैंड रह रहा है, हस्बैंड जाके वाइफ को सॉरी बोल देता है या वाइफ हस्बैंड को सॉरी बोल देती है एंड दे स्टार्ट लिविंग टुगेदर, ठीक है, या फिर वाइफ हस्बैंड के घर में आके साथ में रहने लग जाते हैं ये लोग, तो उस कंडीशन में आपकी जो जुडिशियल सेपरेशन पास की गई थी बाय द कोर्ट, उसको उस डिक्री को कैंसिल आउट कर दी जाएगा। इफ़ दे डू नॉट रिज्यूम कोहैबिटेशन विद इन 1 year इट बिकम अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। ये अभी आने वाला है जब हम सेक्शन नंबर 13 पढ़ेंगे, हाँ 13(1)(a) में, उसमें ये चीज़ लिखी गई है कि अगर जुडिशियल सेपरेशन की बात की गई है और आपने 1 साल के अंदर अंदर कोहैबिटेट नहीं किया, आपने दोबारा साथ में रहना स्टार्ट नहीं किया है, तो आप सीधा डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आता है डाइवोर्स, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी मैंने जैसे आई टोल्ड यू कि मैंने बेयर एक्ट का नहीं डाला है, मैंने यहाँ पे कोशिश करी है कि मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ सो दैट कि आपको चीज़ें समझ आए। तो अपने आप प्लीज़ इस लेक्चर के साथ बेयर एक्ट को साइड में रखिएगा और जो मैं बता रही हूँ उसे बेयर एक्ट में देखेंगे तो आपको सेम टू सेम दिखेगा। आपको बेयर एक्ट के सेक्शंस याद करने हैं, क्लॉजेज याद करने हैं लाइन वाइज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 13 में फर्स्ट ग्राउंड अगर एडल्ट्री है तो आपको एडल्ट्री ही याद होना चाहिए, आप ऊपर नीचे ग्राउंड नहीं कर सकते हैं। डाइवोर्स एक लीगल डिसोल्यूशन होता है शादी का जो कि कोर्ट पास करता है। जैसे ही आपका डाइवोर्स होता है सारी की सारी जो भी आपकी शादी से बने हुए रिलेशनशिप्स हैं, शादी से बने हुए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ हैं, वो सब खत्म हो जाती है और आप फ्री टू रीमैरी हो जाते हैं। अगर आप जब चाहें आप दोबारा शादी कर सकते हैं। हिंदू लॉ में, हिंदू मैरिज एक्ट के आने से पहले डाइवोर्स रिकॉग्नाइज ही नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया है कि पहले हिंदू लॉ में शादी को सेक्रेमेंट माना गया है। बाद में जब हिंदू मैरिज एक्ट आया तो उसने क्या कहा, ये सेक्रेमेंट प्लस कॉन्ट्रैक्ट है। तो डाइवोर्स को जो है लीगल वैलिडिटी दी गई है, रिकॉग्नाइज किया गया है आफ्टर द हिंदू मैरिज एक्ट ओनली। सेक्शन नंबर 13 आपको ग्राउंड्स फॉर डाइवोर्स बताते हैं। 13A आपको ऑल्टरनेट रिलीफ बताता है। 13B आपको डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट बताता है।
14 आपको रेस्टिट्यूशन ऑफ पिटीशन फॉर डाइवोर्स विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज बताता है, एंड 15 डाइवोर्स पर्सन टू फ्री टू रीमैरी ये बताता है। तो ये आपके 3 सेक्शन हैं जो बात करते हैं डाइवोर्स के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सेक्शन नंबर 13 को। 13(1) क्लॉज 1 जो है वो बोलता है आपका ग्राउंड्स, क्या क्या ग्राउंड्स है डाइवोर्स के लिए। ये आपके जो ग्राउंड्स हैं ये आपको अवेलेबल कराए गए हैं वाइफ और हस्बैंड दोनों को। दोनों ही पार्टीज जो है वो इस चीज़ के थ्रू डाइवोर्स के लिए कोर्ट में अप्रोच कर सकती हैं। एडल्ट्री, वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अनदर पर्सन, अ मैरिड फीमेल हैविंग अ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अनदर पर्सन, अ मैरिड मेल, दैट इज एडल्ट्री। इसमें मैंने कोशिश करी है कि जो लैंडमार्क जजमेंट है उनको साथ में डालूं। जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, क्योंकि ये एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एडल्ट्री को आईपीसी के अंदर डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। क्रुएलिटी, अगर आपका पार्टनर आपके साथ क्रुएलिटी करता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं फॉर द डाइवोर्स। समर घोष वर्सेस जया घोष, मेंटल क्रुएलिटी को डिफाइन किया गया था यहाँ पे। डेजर्शन 2 साल, ये सब कुछ आपको सुने सुने लग रहे होंगे क्योंकि अभी जस्ट हम पढ़ के आए हैं। कन्वर्जन, अनसाउंड माइंड, लेप्रोसी, डिसीज, रिनाउंस द वर्ल्ड, नॉट हर्ड ऑफ एज अलाइव फॉर 7 ईयर्स, ये सारे सेम है। एडिशनल ग्राउंड जो वुमेन को दिए गए हैं, वाइफ को दिए गए हैं, क्या अगर हस्बैंड ने बाइगैमी की हो, अगर हस्बैंड ने रेप किया हो, मेंटेनेंस डिक्री पास हो गई है लेकिन कोहैबिटेशन नहीं हुआ है, 15 साल से पहले शादी की गई थी तो 18 साल के होने से पहले डाइवोर्स कर सकती है लेडी। क्लियर? नाउ डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट 13B। 13B क्या बोलता है? वो बोलता है कि 1976 की अमेंडमेंट के बाद इसको ऐड किया गया है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। आपके 13 में ही, सेक्शन नंबर 13 में ही 2 बातें और बोली गई हैं। क्या? एक बात बोली गई है इसके अंदर कि अगर आपका जुडिशियल सेपरेशन की बात की गई है और आपने जुडिशियल सेपरेशन के बाद 1 साल तक भी कोहैबिटेट नहीं किया है साथ में, तो आप डाइवोर्स के लिए जा सकते हैं। दूसरा यही सेक्शन बात बोलता है कि अगर आपके पास को रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की बात की गई है और आपने 1 साल तक उसको भी नहीं फॉलो किया है तो भी आप डाइवोर्स के लिए अप्रोच कर सकते हैं। तो ये 2 बातें भी सेक्शन नंबर 13 में लिखी गई हैं। अब बात करते हैं म्यूचुअल कंसेंट की। इंट्रोड्यूस बाय 1976 अमेंडमेंट, बोथ पार्टी एग्री करती है कि हमें साथ में नहीं रहना है, दोनों 1 साल के अप्रॉक्सीमेटली अलग रह रही हों, ठीक है। आप म्यूचुअल कंसेंट के लिए डाइवोर्स में जाते हैं तो देखो, एक तो कूलिंग एक ना पीरियड होता है कि उससे पहले आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, वो है 1 ईयर। 1 ईयर तक आप कोर्ट में वैसे भी नहीं कर सकते। शादी के 1 साल के बाद ही आप डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं। हाँ, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में कुछ जगह पे अगर आप जस्टिफाई कर देते हैं खुद के रीजन को तो कोर्ट अलाउ कर देता है, वो सेक्शन नंबर 14 के अंदर लिखा हुआ है। जॉइंट पिटीशन बिफोर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोर्ट ग्रांट डिक्री आफ्टर 6 मंथ ऑफ कूलिंग पीरियड। अब क्या होता है म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स में, शादी हुई है आपकी 2024 में, तो आप 2025 तक नहीं, मतलब जो भी डेट है, फॉर एग्जांपल दिसंबर, ठीक है, तो आपका यहाँ पे भी दिसंबर, ठीक है, आप तब तक तो कोर्ट में वैसे ही नहीं जा सकते 1 साल तक। उसके बाद कोर्ट आपको 6 मंथ का टाइम देता है कि भैया साथ में रह के देख लो, शादी छोटा डिसीजन नहीं है, क्योंकि हर तरीके से कोर्ट डिसाइड कोशिश करता है, कोर्ट की प्रैक्टिस यही फॉलो करता है वो, कि शादी बच जाए, ठीक है, शादी को बचाने की, रिस्टोर करने की कोशिश की जाती है। तो कोर्ट जो होता है वो 6 मंथ का कूलिंग पीरियड देता है, लेकिन उसको आप वेव ऑफ करा सकते हैं। अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर में बोला गया है 2017 में। रेस्ट्रिक्शन ऑन डाइवोर्स है ये, ठीक है, क्या सेक्शन नंबर 14 अभी बताया था मैंने आपको कि 1 साल तक आप नहीं पिटीशन फाइल कर सकते हैं, ये आपका सेक्शन नंबर 14 में लिखा हुआ है। एक्सट्रीम हार्डशिप और डिप्रिविटी, आप बताए कि नहीं भैया ये मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ मेरे साथ इतना ज़्यादा एक्सट्रीम कर रही है कि मैं 1 साल तक नहीं रह सकता इसके साथ, और उस टाइम पे अगर कोर्ट जस्टिफाई आपके डिसीजन से जस्टिफाई हो जाती है हाई कोर्ट, तो फिर आपका जो पिटीशन है वो 1 साल से पहले एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। डाइवोर्स का इफेक्ट ये होता है, देखो जैसे ही डाइवोर्स होगा पार्टीज वापस शादी कर लेंगी, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे सेक्शन नंबर 15 आपको देखने को मिल रहा होगा। सेक्शन नंबर 15 बोलता है कि जैसे ही डाइवोर्स, व्हेन अ डाइवोर्स्ड पर्सन कैन रीमैरी, व्हेन अ पर्सन कैन रीमैरी, तो द मोमेंट आपका डाइवोर्स हुआ उसके बाद आप वेट करते हैं अपील का जो भी टाइम लिमिट होता है तब तक,
जैसे ही अपील का टाइम खत्म हुआ आप शादी कर सकते हैं दोबारा। हाँ, अपील वाले पीरियड में आपको वेट करना पड़ता है, रीजन बिहाइंड कि अगर अपील डल गई तो आपकी दूसरी शादी बाइगैमी कंसिडर की जा सकती है, इसलिए। तो ये बात लिखी गई है सेक्शन नंबर 15 में, अपने बेयर एक्ट में देखते रहिएगा। कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन डिसाइडेड अंडर द गार्डियन एंड वार्ड एक्ट, ठीक है, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के थ्रू चलती है। इसके अलावा देखो कस्टडी डिपेंड करता है बहुत सारी सिचुएशंस पे कि क्या दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन है, क्या नेचर है, ये सारी चीज़ें होती हैं। मेंटेनेंस एंड एलिमनी गवर्न बाय दी सेक्शन नंबर 24 एंड 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट एंड 125 ऑफ CRPC। हिंदू मैरिज एक्ट आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे, तब हम इसको पढ़ लेंगे सेक्शन 24 एंड 25 को। तो मेंटेनेंस के लिए 24-25 सेक्शन ऑफ हिंदू मेंटेनेंस एक्ट और 125 CRPC जो है वहाँ होता है। अब आया ऑल्टरनेट रिलीफ सेक्शन नंबर 13A में। ऑल्टरनेट रिलीफ का मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेट रिलीफ कहता है, रेफर करता है पावर ऑफ कोर्ट को कि वो जुडिशियल सेपरेशन दे सकती है इंस्टेड ऑफ डाइवोर्स। यहाँ क्या है, यहाँ यू आर नॉट अप्रोचिंग फॉर द जुडिशियल सेपरेशन, दे आर गिविंग यू, ये पावर है कोर्ट की कि वो आपको जुडिशियल सेपरेशन ग्रांट कर देती है इंस्टेड ऑफ डाइवोर्स। अगर आप डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करते हैं बट कोर्ट को ऐसा लगता है कि डाइवोर्स अभी जस्टिफाइड नहीं हो पाएगा, अभी आप एक बार साथ, आप ठीक है आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा है, आप साथ मत रहिए लेकिन शादी मत तोड़िए, आप कोशिश करिए थोड़ा टाइम अलग रहने की, क्या पता आप बातों को समझ जाएं, ऐसा कोर्ट का सोचना होता है। इट इज़ अ प्रोटेक्टिव मेजर टू सेफगार्ड द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। हिंदू मैरिज एक्ट 1976 में अमेंडमेंट के थ्रू सेक्शन 13A को ऐड किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन नंबर 13A की लैंग्वेज क्या बोलती है? वेयर अ पिटीशन फॉर डाइवोर्स इज प्रेजेंटेड ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड अंडर सेक्शन नंबर 13, द कोर्ट में इफ थिंक फिट इंस्टेड ऑफ ग्रांटिंग डाइवोर्स ग्रांट जुडिशियल सेपरेशन। तो वो जुडिशियल सेपरेशन ग्रांट करना चाहे तो ग्रांट कर सकती है, ये कोर्ट की मर्जी है, ये कोर्ट डिसाइड करेगी। कोर्ट एक्सरसाइज डिस्क्रिशन टू टेम्पर जस्टिस एंड रिकन्सिलिएशन अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। वो कोशिश मेनली क्या है, आई टोल्ड यू, हमेशा मैं यही बोलती जा रही हूँ कि शादी हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्रेमेंट प्लस कॉन्ट्रैक्ट है। तो जब सेक्रेमेंट प्लस कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है तो वहाँ पे पहले उसको सेक्रेमेंट समझा जाएगा और सेक्रेमेंट समझते हुए कोशिश की जाती है कि शादी को बचाना पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर शादी नहीं बच पाती है तो फिर सेकंड चीज़ है। सेक्शन नंबर 13 का जो भी ग्राउंड्स बताए गए हैं वो ग्राउंड्स बताए गए हैं, सीज टू बी हिंदू, एक सेकेंड, सीज टू बी हिंदू हो, रिनाउंस द वर्ल्ड हो और 7 ईयर हो। ये 3 ग्राउंड्स हैं जिसमें कोर्ट जो है वो ऑल्टरनेट रिलीफ प्रोवाइड कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, इफेक्ट ऑफ ऑल्टरनेट रिलीफ क्या होता है। ऑल्टरनेट रिलीफ का क्या इफेक्ट आएगा? पार्टीज लीगली मैरिड रहती हैं, कोहैबिटेशन एंड मैरिटल ऑब्लिगेशंस आर सस्पेंडेड। अब जरूरी नहीं है अब शादीशुदा वाले रिलेशनशिप फॉलो करो, मत करो भैया, अलग रहो लेकिन शादीशुदा मारे जाओगे। कैन अप्लाई फॉर मेंटेनेंस, इफ रिकन्सिलिएशन फेल्स पिटीशन फॉर डाइवोर्स कैन बी फाइल्ड लेटर। आप बाद में डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 16, ये आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक है। इस पे जाने से पहले एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा? आज की वीडियो में हमने सेपरेशन स्टार्ट किया। सेपरेशन में हमने सबसे पहले पढ़ा जुडिशियल सेपरेशन जो कि सेक्शन नंबर 10 में है। उसके बाद हमने डाइवोर्स पढ़ा सेक्शन नंबर 13 में। इसी के अंदर हमने म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स पढ़ा 13B में और हमने ऑल्टरनेट रिलीफ पढ़ा 13A में। फिर हमने सेक्शन नंबर 14 में पढ़ा कि हाई कोर्ट को अप्रोच करके अगर आप चाहें तो वो 1 ईयर का जो टाइम दे रखा है आप उसे कम करवा सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉपरली सारी रीज़न अच्छी देनी पड़ेगी, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है आपको। सेक्शन नंबर 15 में हमने पढ़ा व्हेन अ पार्टनर या पर्सन कैन रीमैरी अगेन, रीमैरी के रिगार्डिंग। अब आता है सेक्शन नंबर 16। सेक्शन नंबर 16 बात करता है लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन की। वो स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन बताता है जो कि शादी में पैदा हुई है। कहता है अगर शादी वॉइड हो या वॉइडेबल हो ये लेजिटिमेट ही कंसिडर किए जाते हैं। ये आपने वॉइड एंड वॉइडेबल वाले लेक्चर में पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया है ये, कि अगर बच्चे वैलिड मैरिज से हो, चाहे वॉइड मैरिज से हो या चाहे वॉइडेबल मैरिज से हो, तीनों ही कंडीशन में बच्चे लेजिटिमेट माने जाएंगे। एंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस राइट,
बच्चे के राइट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है इन टर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस, मेंटेनेंस एंड सोशल स्टेटस। ठीक है। वॉइड मैरिज कहाँ डिफाइन है? सेक्शन नंबर 11 में। वॉइडेबल सेक्शन नंबर 12 में। रिवीजन ही है यहाँ पे। वॉइड मैरिज क्या था याद करो, सेक्शन नंबर 5 के हिसाब से बताया था। सेक्शन नंबर 5 में कंडीशंस दे रखी हैं शादी की, उसमें बायगैमी, प्रोहिबिटेड डिग्री, सपिंदा, अगर इसमें शादी हुई तो शादी वॉइड है। वॉइडेबल में फ्रॉड, इम्पोर्टेंसी, मेंटल डिसऑर्डर भी सेक्शन नंबर 5 में आ जाता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी बाय द अनदर मैन, इसमें शादी वॉइडेबल हो जाती है। प्रोटेक्ट चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आर लीगली रिकॉग्नाइज एज लेजिटिमेट एंड उसको प्रोटेक्ट करता है। लॉ का मेन काम क्या है? इनोसेंट चिल्ड्रन, जिनकी कोई गलती नहीं है, जिनको नहीं पता कि उनके पेरेंट्स की शादी वॉइड है, वैलिड है, वॉइडेबल है, उनकी प्रोटेक्शन करना, उनको सोसाइटी में एक स्टेटस देना, उनको फैमिली के अंदर एक स्टेटस देने की कोशिश करना, मेंटेनेंस दिला के, इनहेरिटेंस दिला के, ये काम होता है सेक्शन नंबर 16 का। आई थिंक आपको आज का लेक्चर समझ आया हूँ। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।